अपनी डिमांड्स होती हैं, जैसा कि फ्रायड बोलते हैं, जैसा कि एरिक एरिक्सन बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी में। तो अगर उनको हम ध्यान में रखें, हमारे पेरेंट्स ध्यान में रखें, हमारे साइकोलॉजी के जो लोग हैं ये लोगों में इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि वो के साथ अपनी इंसाइट के साथ वो एक अच्छा इंसान होगा, और अगर वो साइकोलॉजी पढ़ता है तो वो बहुत और बहुत बेहतरीन काम इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो कर सकता है। मैम एक चीज कि जब हम लोग छोटे थे, फैक्टर्स है ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के पढ़ते हैं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे आप इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप लाइक कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट पर्सनालिटी थियरीज के बारे में पढ़ रहे हो, है ना। तो अगर आप तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग DBPG कॉलेज के अंतर्गत साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऋचा रानी यादव मैम का इंटरव्यू लेने वाले हैं, और आज हम लोग साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी करियर ऑप्शंस है उसके बारे में जानेंगे। और अगर कोई भी स्टूडेंट BA में, BA सोशल में एज अ कोर या फिर एज एन ऑनर्स साइकोलॉजी को सिलेक्ट करता है तो उसे आगे चलकर क्या क्या करियर ऑप्शन मिलेंगे, इसके बारे में भी हम उनसे जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ प्रोफेसर ऋचा रानी यादव मैम हैं और ये यहाँ की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैम से उनके कुछ करियर जर्नी के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और आज वो यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर यहाँ पर हैं तो उनको कैसा फील हो रहा है। तो मैम पहले अपने बारे में कुछ ब्रीफ में बता दीजिए। ज़रूर, जैसा कि आपने अभी बताया, मेरा नाम ऋचा रानी यादव है, और मैं एज ए हेड यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में हूँ। और जहाँ तक मेरे एकेडमिक जर्नी का सवाल है, मैंने सारी स्टडीज़ फ्रॉम नर्सरी टू PhD मैंने जो वर्तमान में अयोध्या नाम से जाना जाता है, और तब वो फैज़ाबाद जाना जाता था, मैंने वहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से मेरी PhD है, PG है। और सर्कमस्टांसेस आते हैं, तब मेरा बहुत मन था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती, जैसे हर स्टूडेंट एक सपना सजोता है। पर मेरे फादर की डेथ हो जाने के कारण बहुत सारे डिसीजंस होते हैं हमारे लाइफ में, जिनको हम अकॉर्डिंगली लेते हैं, जैसे सिचुएशन, जैसा टाइम होता है। ठीक है, ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं चीज़ें, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है कि मतलब मैं जो चाहती थी उसकी पार्ट नहीं हुई उस इंस्टीट्यूट की, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी होते हैं और आप पूरी सेल्फ अवेयरनेस के साथ होते हैं, पूरी कॉन्शियसनेस के साथ होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से, और ऑनेस्टी के साथ। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम स्टूडेंट हों, टीचर हों, एक इंसान हों, एक सोसाइटी में रहने वाले एक इंडिविजुअल हों, तो डिफरेंट जगह पर हम क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे कर्म में एक ईमानदारी होती है तो हम समझते हैं कि हम कहीं भी हों, अल्टीमेटली हम जो भी काम कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। और हैप्पीनेस एक बहुत बड़ा पार्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी का, जिसके बारे में हम अपने स्टूडेंट से बात करते रहते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि हर सब्जेक्ट का भी एक इंक्रोचमेंट होता है टू बी पॉजिटिव, और अच्छा सोचो, एक्सरसाइजेस करो, और इस तरह की चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे इस मनोविज्ञान विषय का, कि हम अपनी समस्याओं का तो समाधान करते ही हैं, साथ ही जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, और हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी सोसाइटी के मेम्बर्स हैं, और उनके लिए भी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का एक ऑरा तैयार करते हैं हम इस पढ़ाई लिखाई के बाद, जो साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, देन PG, देन डिप्लोमा करने के बाद, और अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए काउंसलिंग की, और उसके डिफरेंट असेसमेंट को हम कैसे करें, अपने कॉमन सेंस को किस तरह से डेवलप करें, इन सब चीज़ों के साथ हम समझते हैं कि हम समाज की बहुत सेवा कर सकते हैं और करते हैं। तो अगर हम समाज की सेवा की बात करते हैं तो वो बात आती है जो आप अभी कहना चाहते हैं कि हमारे वो क्या करियर ऑप्शंस होंगे जो हमारे स्टूडेंट्स चूज़ करें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कम से कम वो ये समझ पाते हैं कि वो क्या हैं, और वो अपनी समस्या का समाधान करके खुश रह पाएँ, है ना। और ये सेम चीज़ वो आगे जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ता जाता है, लाइक सोसाइटी, देन नेशन, और जो भी हमारे अराउंड है, हमारी फैमिली, उसके साथ हम एक अच्छा माहौल बना के रख सकते हैं, है ना।
मैम जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि डे टू डे जो बच्चों का है वो आउटसाइड के जैसे गेमों से एकदम मतलब कि वो आइसोलेट होते जा रहे हैं। वो एकदम अब इंडोर में बंद रह के कोई भी काम करना चाहते हैं और अब वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसा में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि तमाम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ऐसा रिसर्च में भी सामने आया है कि दिन पर दिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और डिप्रेशन के केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो एज अ साइकोलॉजी प्रोफेसर आप इसको किस प्रकार से, एज अ साइकोलॉजिस्ट आप किस प्रकार से? यस यस मैम। तो मैं यही आपको अभी बता रही थी, उसमें से मैंने एक स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपसे कहा सेल्फ अवेयरनेस, एक होता है ना आत्मचेतना, है ना, अपनी एक अवेयरनेस अगर हमको होती है तो अगर हम खुद को नहीं समझ पाए तो दुनिया को क्या समझेंगे। तो दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप कि पहले हम खुद को समझें, तभी हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो ये एक चीज कम से कम साइकोलॉजी पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट के अंदर आ ही जाती है। जैसे कि मैंने कहा, अगर वो ऑनेस्टी के साथ चीजों को ले रहा है, जिस काम के लिए बना है वो कर रहा है, स्टूडेंट है तो पढ़ रहा है ना, टीचर है तो पढ़ा रहा है, उस ईमानदारी के साथ, उस डेप्थ के साथ, तो ये चीजें सॉल्व होती हैं। और इसके पहले कि मैं प्रॉब्लम जो आपने पूछी उसके बारे में बात करूं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके बारे में बात तब आती है कि जब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद जो डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं उसमें हमारे बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो रहे हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट एनजीओज में दे आर सर्विंग एज अ काउंसलर्स। उसके बाद फिर हमारे हायर एजुकेशन में, मतलब एकेडमिक्स में भी, इंटरमीडिएट में, उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ ब्यूरो में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एज अ लेक्चरर, एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्कूलिंग प्रोग्राम तैयार करके काम कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी की ज़रूरत हर जगह को है। तो फिर जैसे अभी आपने कहा कि हम बहुत अलूफ रहने लगे हैं, डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, हमको बाहर से बहुत मतलब नहीं है, अपने आप में रहने लगे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं से हमारी पेरेंटिंग में गड़बड़ी है। जो हमारे माता पिता जो हमको सिखा रहे हैं, थ्रोट कट कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि वो हमको कुछ और नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप नौकरी कर लीजिए, आप नौकरी कर लीजिए, आप कमा लीजिए। उनको इससे मतलब नहीं है कि हम कितने अच्छे इंसान बनेंगे, उनको संस्कारों से मतलब नहीं रह गया। उनको ये है कि अगर हम चंद टुकड़े कमाते हैं फिर हमारा बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, चाहे वो पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रख दे, क्योंकि वो ये भी कहना शुरू कर दिए हैं कि हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए भले कुछ ना करें पर ये कमा लें। तो अगर ये दोनों चीजें चलेंगी तो बट नेचुरल है कि हम एक अच्छी सोसाइटी नहीं बनाने जा रहे हैं। और जब हम नहीं बनाने जा रहे हैं तो फिर चाहे हम वो पैसे ही क्यों ना कमाएं, क्योंकि आप देखिए प्रोफेशनल्स भी आत्महत्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो आत्महत्या नहीं करते हैं, या डिप्रेस नहीं होते हैं, या एंशियस नहीं होते हैं, या एग्रेसिव नहीं होते हैं, या अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हमको नहीं होते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम एक अल्टीमेटली हम एक सामाजिक प्राणी हैं, है ना, और समाज में रहते हैं तो सामाजिक प्राणी हैं और इंटरेक्शन ना करें, यानी हम इतने सेल्फिश हो गए कि हम एक पैकेट बिस्किट खोलें और खुद ही खा गए, किसी और को मैंने ऑफर नहीं किया। ठीक है, एक ऐसा कंपटीशन कि हमको इतनी जेलसी है कि सब कुछ मेरे पास हो, आपके पास ना हो। हम आपको आपकी सहूलियत, आपकी फैसिलिटेशन के लिए कुछ कर नहीं सकते। लोगों को लगता है कि मेरी आइडेंटिटी हो, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस, है ना, क्योंकि हम मेहनत करके एक जगह तो आ गए हैं, क्योंकि घर वाले ने तो ये कह दिया कि आपको ये चंद टुकड़े कमाने हैं और लाइक बाकी से मतलब नहीं है। लेकिन जब एज ए प्रोफेशनल हम कहीं पर आते हैं तो मेरा बाकी बिहेवियर, बाकी अंडरस्टैंडिंग, बाकी लाइफ, हमारे अनुभव भी एक बहुत बड़ा बेस होता है हमारे इमोशंस को लेकर के। तो वो कैसे काम आते हैं और किस तरह से हम अपने इमोशंस की ब्लेंडिंग करते हैं और कॉग्निटिवली सिचुएशनल फिट के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, और किस तरह से सामान्य तरीके से एक अपना जीवन हम जी पाते हैं, है ना, और एक हैप्पीनेस के साथ। ये बहुत बड़ी बात है, जीवन जीना ही बड़ी बात नहीं है, जीवन को खुशी के साथ जीना, हैप्पीनेस के साथ जीना। और ये तभी हो सकता है जब हम वाकई अपने जीवन को समझते हो और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज में एक हार्मनी हो, एक बैलेंस हो। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। वो बैलेंस जब बिगड़ता है तो हम एंशियस होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, अलूफ होते हैं, पेरेंटिंग ठीक नहीं होती है ना। पेरेंट्स बेचारे खुद ही जिंदगी के मारे होते हैं बहुत बार, लेकिन वो पेरेंट बन जाते हैं। तो सिर्फ बच्चे पैदा कर लेने से ही मैं ये नहीं समझती हूँ कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट स्टिल द चिल्ड्रन रिक्वायर टू बी लाइक, कैसे वो सोशलाइज्ड हों, कैसे इन्वायरमेंट के साथ वो अपने इंटरेक्शंस करें लोगों के साथ, और ऐसा फैसिलिटेशन उनको मिले कि कब कहाँ क्या कैसे। क्योंकि ये जो एजुकेशन है, इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कब कहाँ क्या कैसे बर्ताव करें, कितना बर्ताव करें, कितना बोलें, है ना। एक सिचुएशन में आप एक अंडरस्टैंडिंग और एक रीजनिंग के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन में फिट होते हैं, दैट मेक्स डिफरेंस एक्चुअली।
और जो ऐसा नहीं करता तो उनको हम लोग ये कहते हैं बड़े घमंडी हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, ये कह के छोड़ देते हैं, उनके मुंह नहीं लगते। पर ऐसे लोग बहुतायत में उनकी संख्या बढ़ रही है, और जो कि निश्चित तौर पे हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बेनिफिशियल नहीं होने जा रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि अच्छे इंसान होने के लिए भी आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझना होगा, और ये तरह तरह के जो हम लोग के थ्रू कैंप्स लगाए जाते हैं, एक अवेयरनेस के, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कैंप्स हमारे स्टूडेंट्स लगाते रहते हैं, वो बहुत एक ग्लोबल, अब की बार जो मेंटल हेल्थ की बात लेके हमारी सरकारें चली, उसमें एक मेंटल हेल्थ को ग्लोबल प्रायोरिटी के तौर पे देखा गया। थीम थी ग्लोबल प्रायोरिटी ऑफ मेंटल हेल्थ। तो इसका मतलब ये है कि मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, जैसा कि आप ये कह रहे हैं। तो कैसे हम एक इनिशियल फेज से ही एक जब बच्चा पैदा होता है और डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो उसकी डिमांड्स होती हैं, अगर हमारे पेरेंट्स उस बात को ध्यान रखें, या हमारे काउंसलर्स ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट या इस तरह के हॉस्पिटल्स में भी एक सेक्शन ऐसा भी हो कि जहां पर जा कर के वो जो अभी मदर बनने वाली है जो लेडी, जो फादर बनने वाले हैं, उसके घर के जो लोग हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, उस बच्चे को कैसे आगे लाएं, क्या क्या चैलेंजेस आगे होंगे, उसको क्या बिहेव करना चाहिए, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चे पर, क्योंकि पड़ता है। एक अभिमन्यु का जो हम लोग कहते हैं कि जब वो माँ के पेट में थे तो, हाँ, गर्भ में थे, तो ये सारी चीज़ें, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है। शायद इसीलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन चेंज होते हैं। हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेस नहीं लो, ऐसा नहीं करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो, अच्छी बातें बोलो। इट मीन्स कि उसका एक कनेक्शन है, और जब है तो उसका ओवरऑल पर्सनालिटी पर भी उस बच्चे के इफेक्ट पड़ता है जो इस दुनिया में नहीं आया है। तो जब 9th मंथ बाद जब वो आता है तो उसकी अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस पे एक अपनी डिमांड्स होती हैं, जैसा कि फ्रायड बोलते हैं, जैसा कि एरिक एरिक्सन बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी में। तो अगर उनको हम ध्यान में रखें, हमारे पेरेंट्स ध्यान में रखें, हमारे साइकोलॉजी के जो लोग हैं, ये लोगों में इसकी अवेयरनेस को बढ़ाएं, लोगों को बताएं कि वो डिमांड्स क्या होती हैं, और अगर वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो उस डेवलपमेंटल स्टेजेस में फिक्स हो जाती हैं, और फिक्स हो जाती हैं तो आगे जा करके वो एक मैनिफेस्टेड फॉर्म में डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स के तौर पर वो निकल करके सामने आती हैं, और फिर हम नॉर्मल तौर पर समझ नहीं पाते कि क्या हुआ था। फिर अल्टीमेटली साइकोलॉजिस्ट के पास आना, वो पूरी एक जर्नी शुरू होती है। तो हम समझते हैं कि एक जो अच्छे संस्कार, एक जो मोटे में ही बात कह दी जाती थी पहले कि एक अच्छे संस्कार हमारे माता पिता से हमको मिले, और उसमें कोई बहुत मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से पलता है तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर अपनी सूझबूझ और अपनी समझ के साथ, अपनी इंसाइट के साथ वो एक अच्छा इंसान होगा, और अगर वो साइकोलॉजी पढ़ता है तो वो बहुत और बहुत बेहतरीन काम इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो कर सकता है। मैम, एक चीज़ कि जब हम लोग छोटे थे या फिर जब 12th के पहले, तो हम लोग को ये लगता था कि जो भी स्टूडेंट मनोविज्ञान पढ़ता है तो वो किसी को भी देखकर उसके बारे में बता सकता है। तो क्या ऐसा मनोविज्ञान में होता है? और मैम एक चीज़ और कि साइकोलॉजी किसे चूज करना चाहिए? जिसका स्ट्रीम क्लास 12th में बायोलॉजी है उसे चूज करना चाहिए, या फिर कोई भी चूज कर सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली? साइंस के विषय में तो साइकोलॉजी की बात इंटर के बाद, लाइक जब हम लोग पीजी कर रहे होते हैं तब ये सहूलियतें दी जाती हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, मतलब एमएससी साइकोलॉजी। लाइक जैसा कि आपने पहला प्रश्न आपने क्या किया मुझसे? मैंने ये कहा कि जैसे हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि साइकोलॉजी जो पढ़ता है तो किसी को भी देखकर उसका हाव भाव बता सकता है। देखिए, ऐसा है कि साइकोलॉजी, ये कहना बड़ा ही आसान है कि जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो किसी को हाव भाव देख के बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। तब जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई स्टूडेंट ईमानदारी से अपने विषय को पढ़ रहा है ना, तो आप जितनी थियोरी, जितने फैक्टर्स है ना, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के पढ़ते हैं, चाहे वो इमोशन हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे आप इंस्टिंक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो, या फिर आप लाइक कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव प्रोसेसेस के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, तो डिफरेंट पर्सनालिटी थियोरीज के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, तो अगर आप बहुत डीपली इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो 4th सेमेस्टर करते करते, डिप्लोमा करते करते आपको ये अंडरस्टैंडिंग आने लगती है कि जब आप किसी इंडिविजुअल को देखते हैं तो एक होलिस्टिक अप्रोच में देखते हैं। ऐसे नहीं देखते हैं कि हम उसको स्कैटर्ड वे में देख रहे हैं। हमारा जो परसेप्शन होता है वो एक इंटायर और एक कंप्लीट वे में होता है ना, हम अलग अलग किसी चीज को नहीं देखते हैं। तो जब हम इस तरह से उसको देखते हैं तो
क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी पढ़ते पढ़ाते हैं, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं, न्यूरो साइकोलॉजी की बात हम करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात हम करते हैं, डायग्नोस्टिक साइकोलॉजी की बात करते हैं, है ना। तो ये सारी जो हम बातें डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में करते हैं, तो इतना जानने के बाद जब हम किसी से हमारी मुलाकात होती है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई जादू होता है कि एक बार में हम लोग उसके लिए बात कर लेते हैं। ये जो एंटायर प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं, और जब हम उससे थोड़ी देर 10 मिनट बात करते हैं तो उसके हाव भाव, उसके अंदाज, उसका जो थॉट है, जो उसके थॉट आ रहे हैं, है ना, किस तरह की चीजें, किस वे में वो बात कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। तो वो चीज जो है वो आपको बता देती है कि कहाँ तक ये चलने वाला है, इसकी क्या इनसाइट है, क्या बोलने वाला है, क्या अंडरस्टैंडिंग रखता है, और कितनी चालाकी चलने वाला है, कितना ईमानदार है ना। तो ये कनेक्शन उस मनोवैज्ञानिक के साथ होता है जो साइकोलॉजी पढ़ता है, और ये चीज ग्रेजुएशन में ही नहीं आती, एक ओवर टाइम आप चलते रहते हैं, चीजों को करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप बहुत फ्रूटफुल तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। मैम, एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि कुछ कुछ डिसऑर्डर होते हैं जो कि जेनेटिकली जो बच्चे में है वो ट्रांसफर हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से, और एक जो डिसऑर्डर होता है तो जिस हिसाब से बच्चे का पालन पोषण होता है तो उस इन्वायरमेंट के चलते हुए उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो मैम, इन्वायरमेंट के चलते अगर किसी के अंदर कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि आपका ओसीडी डेवलप हो जाता है, या फिर कोई भी डिसऑर्डर जो जेनेटिकली किसी बच्चे में इनहेरेंट रूप से ट्रांसफर हुआ रहता है, तो क्या जो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ रहता है उसको भी इजीली ठीक किया जा सकता है? जैसे जेनेटिकली की आपने बात की, अगर एबनॉर्मलिटी हम लोग की फैमिलीज में होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जेनेटिक ट्रांसमिशन होते हैं हमारे एक जेनेटिक एक्सप्रेशंस की जो हम लोग बात करते हैं, हमारे जो बिहेवियर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, यानी इंस्टिंक्ट्स तो हमारी ट्रांसफर होती हैं, है ना, डीएनए के थ्रू, जो जेनेटिक मटेरियल लेके हम एक उसको क्या कह सकते हैं, मतलब वो जीन्स, वो जो हमारे जीन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। तो अगर ये कोई कंपल्शन नहीं होता है कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को है तो उसको हो ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स हेल्दी रहते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर उनके एंसेस्टर फोर फादर्स को चीज़ें हैं, तो कई बार अगर वो डोमिनेंट होते हैं, वो जेनेटिकली डोमिनेंस अगर उसमें होता है तो वो देखने में आते हैं। और अगर फादर और मदर दोनों की तरफ ये जेनेटिक वाली प्रॉब्लम है तो ये बच्चों में आती ही आती है किसी ना किसी रूप में, है ना, वो न्यूरोटिक फॉर्म में आए या जैसे भी आए वो चीज़ें दिखती हैं। तो एक होता है ना कि जब हम ट्रेट वाइज उस तरह के हो जाते हैं, है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है एडजस्टमेंट होना। फिर आपका इन्वायरमेंट अगर बहुत हेल्दी है और शुरू से अगर आपको बहुत संभाला जाए तो ही आप इन्वायरमेंट में चीज़ों को ठीक से करने लायक बन जाते हैं, है ना। लेकिन वो चीज़ें फिर भी आपको परेशान करती हैं। लेकिन जब हम इन्वायरमेंट में होते हैं और हमारा सोशलाइजेशन जब ठीक से नहीं होता है तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम के साथ न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स को हम बहुत फेस करते हैं, है ना। जैसे आजकल बच्चों में देखिए डिफेंड करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, बात बात पे झूठ बोलना, इतना झूठ बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि शायद वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे कई बार पेरेंट्स से बोलते हैं कि अरे तुमने ये क्यों कह दिया, ये बता दिया, वो छुपा लेते हैं। जैसे बचपन से वो ये चीज़ें सुनता आ रहा है तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि क्या बताना है और क्या नहीं बताना है ना। और आगे चल करके फिर उसकी फैमिली होती है तो उसमें भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं कि पेरेंट्स को क्या बताना है क्या नहीं बताना है। अगर इसमें हम उलझ गए तो कई बार हमारी एंग्जाइटी, हमारा एग्रेशन, हमारा डिप्रेशन, आप देखते हैं ना, हम जो डिप्रेशन की बात करते हैं, शायद हैप्पीनेस की स्थिति को अगर हम देखें तो हम बहुत बहुत निचले स्तर पर हैं अगर हमारे देश को देखा जाए तो। कहीं ना कहीं से ये एंग्जाइटी, ये चीज़ें लोगों में, हर तीसरे चौथे इंसान में, क्योंकि होता नहीं है कि किसी के अंदर एक टॉलरेंस पावर नहीं है, पेशेंस नहीं रखना चाहते हम, है ना। ये क्यों नहीं रखना चाहते? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमको इसी तरह से तैयार किया जा रहा है, और जो तैयार किया जा रहा है, जो तैयार करने का तरीका है हमारे पेरेंट्स का और हमारे लोगों का, हमारी फैमिलीज़ का, वो कहीं ना कहीं से यही मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अगर हम न्यूरोटिक हैं तो अगर हम नहीं संभले तो साइकोटिक की तरफ जाने में टाइम नहीं लगता, है ना। फिर माइल्ड वो सिम्टम्स हमको आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ठीक तरह से बर्ताव करें, सही आचरण करें, है ना। जिस काम के लिए बने हैं कम से कम वो तो करें ही, हम लोग वो छोड़ करके बकिया सब करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हमको बहुत ध्यान देनी है। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो डीपली इन सारी चीज़ों को समझता है, हमारी इंस्टिंक्ट्स, हमारे
इमोशंस, हमारा मोटिवेशन, हमारी होम्योस्टेसिस, हमारी पूरी बायोलॉजी, हमारी पूरा, क्योंकि ये सारा मामला साइको सोशल होता है, तो वो इतनी अच्छी तरह से चीज़ों को समझता है कि हम किसी भी क्लाइंट की या जो भी ज़रूरतमंद हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके हम उनकी मदद कर सकते हैं, और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि जब तक आप किसी को लॉजिकली कोई चीज़ नहीं बताते वो मानने को तैयार नहीं होता है ना। तो और ये वही बता सकता है जो इसका स्पेशलिस्ट हो, जो इसका एक्सपर्ट हो। तो हम समझते हैं कि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जो समाज के लिए बहुत कर रहा है, समाज के लिए, देश के लिए, परिवारों के लिए, और अपने पीयर ग्रुप्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और हम समझते हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हम एक अच्छा माहौल क्रिएट कर पाएंगे। एक जिम्मेदारी अगर हम ये समझ लें कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमको लोगों को हेल्प आउट करना है। मैम, यूपीएससी के एग्जाम को देखते हुए आप साइकोलॉजी को अगर कोई ऑप्शनल में चूज करता है तो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा? क्या साइकोलॉजी को कोई ऑप्शनल में चूज कर सकता है? और अगर चूज करता है तो क्या उसे चूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि जिसका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो बिल्कुल चूज़ कर सकता है, और लोगों ने चूज़ भी किए हैं। जैसे कि अगर आप हमारे प्रिंसिपल सर जो हमारे पैटर्न हैं, डॉक्टर सत्यदेव सिंह सर, उनकी बेटी भी लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से वो साइकोलॉजी ही ऑप्ट किया था उन्होंने, और उससे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। और हम समझते हैं कि हम सोसाइटी को ज़्यादा बेहतर सर्व कर सकते हैं अगर हम साइकोलॉजी को समझते हैं या उसको चूज़ करते हैं। ये मुझे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें की उसी के रिगार्डिंग, उसको लेते हुए आप समझ सकते हैं जब हम पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं तो वो कितना बेनिफिशियल होगा, है ना। क्योंकि जब जो पब्लिक होती है वो एक एक इंडिविजुअल है, एक एक लोग हैं, जिनको अपने ध्यान में रखते हुए, जिस ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑफिसर कोई स्ट्रेटेजी बनाता है, कोई मीटिंग करता है, कोई डिसीजन लेता है। और इस डिसीजन में हम समझते हैं साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि चाहे वो मामला सोशियोलॉजी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, कॉमर्स का हो, बट साइकोलॉजी इज एवरीवेयर। क्योंकि अल्टीमेटली देयर आर पीपल those who are showing their behavior and all that in like in political field or economics और कोई भी। और हमने ये भी पढ़ा है कि साइकोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही हूँ ना, क्योंकि हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं और कोई चीज वेग में तो है नहीं, ना ही कोई चीज शून्य में है। वहां पे हर जगह, हर फील्ड में लोग ही हैं जिनको हमको स्टडी करना है, और यही हमारा मुख्य कार्य है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, साइंटिफिकली स्टडी करना, है ना, उनके मेंटल प्रोसेसेस को जानना। तो जितना अच्छा ये साइकोलॉजी कर सकता है, हम समझते हैं साइकोलॉजी के बिना ये कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि क्या चीज कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है, ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल के साथ, टीम के साथ, स्पोर्ट्स में, और इन एवरी फील्ड, इन काउंसलिंग फील्ड एंड इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ, है ना, इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग की मैंने बात की, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, है ना। तो ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं, हर जगह साइकोलॉजी का एक अहम रोल होता है। जैसा कि आप देखते हैं, हम जब टीम स्पोर्ट्स लेते हैं, जब हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें अगर मनोविज्ञान उनको ठीक से ना पता हो तो वो कितनी प्रेशर में खेले, हमारी क्रिकेट टीम या हमारे जो भी, लेकिन उनको इस तरह से ग्रूम किया जाता है, या वो इस तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं, वो इस तरह से एक होम्योस्टेटिक प्रोसेस को एक संभाव में रख के चीज़ों को देखते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकली दे आर मोर साउंड। और साइकोलॉजी का यही रीज़न है कि सरकारों ने पहले तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, पर अभी पिछले कुछ सालों से साइकोलॉजी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एज अ काउंसलर केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय में, एनजीओज में, जगह जगह पर वो रिक्रूटेड हैं और वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब एक केवल सबसे लास्ट क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट को, एक पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट को जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर और करियर का प्रेशर, तो उसे अपना जो दिनचर्या है उसे किस प्रकार का रखना चाहिए कि वो अपने जितने भी, अगर उसको स्ट्रेस भी आता है थोड़ा बहुत, तो उससे निजात पा सके? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि पहले लोगों में ये था कि मेंटल हेल्थ की चीज़ों को लेकर के उनको शर्म आती थी कि हम उन एक्सपर्ट्स के पास ना जाएं, काउंसलर्स के पास ना जाएं। पर अब मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको स्ट्रेस होता है तो ऐसा नहीं है कि काउंसलर के पास वो जाते हैं जिनका दिमाग ठीक नहीं होता। नॉर्मली जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, लोग वो भी जाते हैं जिसको काउंसलिंग करानी रहती है। जैसा कि अभी आपने ये प्रश्न किया, तो वो अपनी उलझनों को सुलझा सकते हैं।
लाइक ऐसे वो कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो उनकी एज नहीं होती है कि वो सारी चीज़ें समझ पाएं। लेकिन अगर वो एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं तो ये चीज़ बहुत आसानी से तय की जा सकती है कि वो अपने कैसे चैनल्स बनाएं या क्या स्टेप्स लें या किस तरह से अपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि वो बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन का हर काम कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर वो उनका खेल हो या फिर उनकी खुशियाँ हों, है ना, या तो फिर उनका एंजॉयमेंट हो, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है ना। लेजर टाइम में जो हम ऐसा वक्त बिताते हैं लाइक खेलना कूदना संगीत और तमाम चीज़ें, यही रीज़न है कि देखिए इन सारी चीज़ों के भी अलग अलग फैकल्टी हम अपने BHU में देख पाते हैं या देश विदेश में देख पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ों की ज़रूरत किसी भी इंडिविजुअल को होती है। तो हम अपने शौक भी पैदा करें। तनाव देखिए तो भी मैनेज होता है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, साइड बाय साइड अगर हमारी हॉबीज रहती हैं तो वो हमारे जीवन में एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल और एक खूबसूरत जीवन हमारा उसकी मदद से होता है ना। कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा गाता है, अच्छा खेलता है, चेस खेलता है, गेम खेलता है, तो मुझे ये लगता है कि ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी पढ़ना है। तो आप एक शौक ज़रूर डेवलप करें अपने जीवन में। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को शुरू से समझते हुए अगर वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं, और वो उतना ही ज़रूरी है क्योंकि प्रोफेशनली जब वो कहीं होता है तो उसके जीवन में ऐसे भी पहलू आते हैं जब वो तनाव में होता है, जब वो परेशान होता है, तो ये हमारी हॉबीज़ ही काम आती है जो वहाँ से हमको निकालती हैं। जैसे कोरोना के टाइम में देखिए बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को ज्वाइन किया। जैसे मैंने स्टार मेकर ज्वाइन किया, वो एक सिंगिंग का प्लेटफॉर्म है और शुरू से मेरी एक हॉबी रही है। तो मुझे लगा कि चीज़ों को ओवरकम करने में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, लग रहा था चारों तरफ मौत की खबरें हैं और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो रियलिस्टिक वे में मैं बताऊं कि मैं उससे सेकंड वेव में जुड़ गई और फिर सब कुछ इतना अच्छा चला, क्योंकि जब आप मेंटली साउंड रहते हैं तो आपके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो आपके लिए बेहतर काम करते हैं और आप सारी चीज़ों को हार्मनी के साथ मैनेज कर सकते हैं, लाइक फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, हर तरह से आप ठीक रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना फ्रूटफुल इंटरव्यू के लिए।